वंदे मातरम प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम 1 मार्च के महत्वपूर्ण समसामयिकी को देखने वाले 1 मार्च के करंट अफेयर्स को देखेंगे और इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं आप डेली डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़कर। तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़कर आप क्लास की डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है आपके लिए, सफ़र तेरा कठिन ही सही मगर रुकना नहीं, मेहनत तेरी बोलेगी एक दिन, बस कभी झुकना नहीं और कभी रुकना नहीं। तो आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा अपने जीवन को, अपने भविष्य को सरल बनाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए आपको आज संघर्ष करना पड़ेगा और इस संघर्ष से आपको डरना नहीं है। इस संघर्ष को आपको साथ में लेकर चलना है और इस संघर्ष के साथ ही अपने जीवन को सफल बनाना है। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे नासा के पंच मिशन का संबंध किससे? तो सूर्य से संबंधित है नासा का पंच मिशन। पंच मिशन यह यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा है, इसके द्वारा भेजा गया है और इसका संबंध किससे है? तो सूर्य से। और इसका जो उद्देश्य जो सौर वायु होती है या जो सोलर विंड होती है या सौर वायु या सोलर विंड होती है, उनके रहस्यों को उजागर करना इसका उद्देश्य है। और सूर्य के अध्ययन या सूर्य के आसपास जो सौर वायु होती है, जो सोलर विंड होती है, उसका अध्ययन करना इसका उद्देश्य पंच मिशन का। एक और मिशन नासा के द्वारा ही भेजा गया है, लूनर ट्रेल ब्लेजर। जो लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन है यह नासा का ही मिशन है और यह चंद्रमा के लिए भेजा गया है नासा के द्वारा लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन को। और चांद पर पानी को खोजना इसका उद्देश्य लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का। जो लूनर है इसका मतलब चंद्रमा और ट्रेल ब्लेजर का मतलब है चांद पर पानी को खोजना इसका उद्देश्य है। और फाल्कन 9 रॉकेट से इसे भेजने वाला है नासा। और फाल्कन 9 रॉकेट किस कंपनी का है? तो स्पेस एक्स कंपनी का है, जो कि एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। इसके रॉकेट फाल्कन 9 के द्वारा लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन को भेजा जाएगा। हमने सूर्य के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन भेजा था भारत के द्वारा? तो आदित्य L1 को भेजा गया था। PSLV-C57 के द्वारा आदित्य L1 को लॉन्च किया था हमने। और ये L1 पॉइंट अर्थात जो लंगराज 1 पॉइंट है, लंगराज बिंदु पर गया है। जो पृथ्वी और सूर्य है इसके मध्य जो दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल है यहाँ पर समान होता है। तो ऐसे 5 बिंदु है, L1, L2, L3, L4, ऐसे लंगराज 5 बिंदु है। तो L1 बिंदु पर भेजा था भारत ने अपने आदित्य L1 को। अगर कुछ और मिशन देखें हम तो निसार मिशन भी किससे संबंधित है? तो यह भी जो नासा और इसरो से संबंधित है। नासा और इसरो दोनों मिलकर कौन सा मिशन भेजेंगे? तो नासा और इसरो मिलकर निसार मिशन को भेजने वाले। लूपेक्स मिशन कौन भेजेगा? तो लूपेक्स मिशन को जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जो जाक्सा है और इसरो इसे भेजने वाले लूपेक्स मिशन को। आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे? आर्टेमिस मिशन का नाम आपने सुना होगा। तो चांद पर पुनः मानव को भेजना, पुनः मानव को चांद पर भेजना इसका उद्देश्य आर्टेमिस मिशन का। और अगर बात करें केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे? केसलर सिंड्रोम, तो केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष कतरे से इसका संबंध है। जो अंतरिक्ष कतरा होता है, जो डेब्रिज होता है, उससे संबंधित है केसलर सिंड्रोम। ये भी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश में सीसा रहित पेरोविस्काइट एलईडी कहाँ विकसित की गई है? तो सीसा रहित अर्थात इसमें लेड पारा नहीं होगा, पेरोविस्काइट एलईडी कहाँ पर विकसित की गई है? हैदराबाद में इसका विकास किया गया है। पेरोविस्काइट एलईडी जिसे PLED भी कहा जाता है, इसका विकास हैदराबाद में हुआ है, जो कि सीसा रहित लेड रहित होने वाली है एलईडी। जो इसका निर्माण है वह OLED और जो QLED है अर्थात जो ऑर्गेनिक एलईडी है। जो यहाँ पर O का मतलब ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक अर्थात इसमें लचीलापन है। जैसे आपने एक सैमसंग का मोबाइल देखा है जो फोल्ड हो जाता है, तो इसमें लचीलापन होता है। ऑर्गेनिक अर्थात जो ऑर्गेनिक एलईडी होती है यह लचीलापन होता है, इनमें इन्हें फोल्ड किया जा सकता है। और QLED अर्थात क्वांटम एलईडी, जो जिसका आकार तो छोटा होता है लेकिन उसकी क्षमता अधिक होती है, उसे क्वांटम एलईडी कहते हैं। तो ऑर्गेनिक एलईडी और जो क्वांटम एलईडी है, इन दोनों को मिश्रित या इन दोनों के उपयोग करते हुए पेरोविस्काइट एलईडी का निर्माण किया गया है। और पेरोविस्काइट एलईडी में जो है सीसा, इसका लेड का उपयोग नहीं किया गया इसमें। अगर लेड का फुल फॉर्म देखेंगे तो लाइट इमिटिंग डायोड लेड का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें लचीलापन होगा और जो आकार छोटा होगा और क्षमता अधिक होगी। ब्लू एलईडी की खोज कब होती है? तो 2014 में ब्लू एलईडी की खोज हुई थी और इसी के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 का सूजी नाकामुरा को 2014 का जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था ब्लू एलईडी की खोज के लिए। और ये कहाँ के रहने वाले? तो ये जापान के रहने वाले। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में
सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांता पांडे जी सेबी के 11वें प्रमुख नियुक्त हुए। सेबी अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में होती है, लेकिन इसके लिए एक्ट कब आता है, इसे एक वैधानिक संस्था कब बनाया गया? तो जो 1992 में जो स्कैम होता है उसके बाद इसके लिए एक्ट लाया गया और इसको और पावरफुल बनाया गया। तो इसका लिए एक्ट आया था 1992 का, वैधानिक संस्था 1992 में बनी, लेकिन इसकी स्थापना 1988 में होती है सेबी की। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका कार्य क्या है? तो शेयर मार्केट को नियंत्रित करना या शेयर मार्केट को देखना इसका कार्य है सेबी का। इसकी 10वें क्रम की हेड कौन थी इनसे पहले? तो माधवीपुरी बुच्चदी, जो कि फर्स्ट महिला हेड भी थी अभी तक के इतिहास में सेबी की। तो माधवीपुरी बुच्च जी का स्थान लेने वाली है। कौन लेने वाले हैं? तो जो तुहिन कांता पांडे जी है, ये अब सेबी के नए हेड होने वाले तुहिन कांता पांडे जी। तो सेबी के बारे में यह जानकारी आपको याद रखना है। कुछ और जो आयोग देख लेते हैं जिसके प्रमुख कौन बने हैं अभी हाल ही में। विजया रहाटकर, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की हेड कौन है? विजया रहाटकर जी है। प्रीति सूदन जी, अभी यह यूपीएससी की हेड बनी है प्रीति सूदन जी। वी राम सुब्रमण्यम जी, यह जो NHRC है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके प्रमुख बने हैं वी राम सुब्रमण्यम जी। संजय मल्होत्रा जी, यह RBI के गवर्नर बने हैं। और जस्टिस संजीव खन्ना जी, यह अभी हाल ही में CGI बने, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने? जस्टिस संजीव खन्ना जी बने। और 26वें क्रम के है यह के संजय मूर्ति, अभी हाल ही में यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने केग भारत के। और चीफ कमीशन ऑफ इंडिया कौन बने? तो चीफ कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार जी बने। तो यहाँ से आपको एग्जाम में एक प्रश्न तो जरूर देखने को मिल सकता है। ये प्रमुख नियुक्तियाँ हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनेवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो मुंबई में लॉन्च किया गया है सर्बानंद सोनेवाल जी द्वारा एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप। सर्बानंद सोनेवाल जी द्वारा एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप लॉन्च किया गया है। और इनका उद्देश्य क्या है? तो एक राष्ट्र एक बंदरगाह जो योजना लागू हुई है, इसका उद्देश्य राष्ट्र के सभी बंदरगाहों का संचालन एक समान तरीके से करना और सभी के लिए मानक समान तय करना। इसका उद्देश्य एक राष्ट्र एक बंदरगाह जो स्कीम प्रारंभ की गई है। और मैत्री ऐप का उद्देश्य क्या है? तो नौकरशाही को कम करना, अर्थात जो मंजूरी है उसमें तेजी लाना और नौकरशाही को कम करना, ये इसका मैत्री ऐप का उद्देश्य है। और सर्बानंद सोनेवाल जी द्वारा जो है एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप इसे लॉन्च किया है। और कहाँ से किया है? तो मुंबई से इसे लॉन्च किया गया था। अगर बात करें गरुड़ाक्षी पोर्टल, अभी कुछ समय पहले किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया था? कुछ समय पहले ही लोकपत मोबाइल ऐप भी लॉन्च होता है, लोकपत मोबाइल ऐप। और जो पार्थ योजना भी अभी इसी राज्य के द्वारा भी लॉन्च की गई थी कुछ समय पहले। इसी राज्य ने एक मिशन भी प्रारंभ किया है, जलवायु मिशन। कौन सा? जलवायु मिशन। और किस लिए? तो ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए, ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए इसने जलवायु मिशन भी प्रारंभ किया है। और 2 ऐप और है, सुविधा ऐप और सी विजिल ऐप। सुविधा ऐप और सी विजिल ऐप है, जो सी विजिल ऐप यह किसने लॉन्च किए? तो अगर गरुड़ाक्षी पोर्टल देखेंगे आप, तो गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य? कर्नाटक है। और जैव विविधता से संबंधित आप जो FIR है यह ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं यहाँ से। लोकपत मोबाइल ऐप और जो पार्थ योजना किसने प्रारंभ की है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। जलवायु मिशन ऊर्जा साक्षर बनने के लिए, जो ऊर्जा साक्षर बनने के लिए विश्व का पहला शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने प्रारंभ किया है? तो इंदौर ने किया है, मध्य प्रदेश के द्वारा ही किया गया है। सुविधा और सी विजिल ऐप किसने लॉन्च की थी? तो जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है हमारा, इसके द्वारा लॉन्च की गई थी इन दोनों ऐप को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो यस बैंक है एकमात्र भारतीय बैंक। अर्थात कौन सा बैंक कितना सस्टेनेबल है, कितनी उसमें स्थिरता है, इस आधार पर इस रैंकिंग को लिया गया है। S&P जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 आई है, इसमें किस बैंक को शामिल किया गया है? तो जहाँ पर सस्टेनेबल बैंक है, जिस बैंक में सर्वाधिक स्थिरता है, उस एक बैंक को शामिल किया गया है।
है। और भारत का एक मात्र बैंक इसमें शामिल होता है यस बैंक ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में। और इसका स्कोर कितना रहा है, तो 100 में से जो 72 इसका स्कोर रहा है। और A- इसकी इसे रेटिंग दी गई है, A- इसे रेटिंग दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर भारत में बैंकों के इतिहास के बारे में देखें तो भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है पहली बार, तो 1980 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। इस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। जो दूसरी बार है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है, जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है यह 1980 में होता है। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में होता है, लेकिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में होता है। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1969 में। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है, यह 1980 में होता है। 1921 में किस बैंक का निर्माण किया गया था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, जो आगे जाके SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में परिवर्तित हो जाती है राष्ट्रीयकरण के बाद। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय 1969 में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च हुआ है, तो पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से इसका निर्माण हुआ है। और सिला हुआ जहाज है तो गोवा में इसे लॉन्च किया गया है। लकड़ी से और जो नारियल के रेशे होते हैं उससे इसे सिला गया है, लकड़ी का बनाया गया है और नारियल के रेशे के द्वारा इसे सिला गया है। सिला हुआ जहाज जिसका निर्माण गोवा में हुआ है और गोवा के दीवार द्वीप है, यहाँ से इसे लॉन्च किया है सिला हुआ जहाज को। और इसका निर्माण करने वाले कौन है, तो KM राधाकृष्णन जी इसका निर्माण करने वाले हैं। और प्राचीन व्यापारिक मार्ग को खोजने के लिए जो इसका निर्माण किया गया है, प्राचीन व्यापारिक मार्ग को खोजने के लिए इसका निर्माण हुआ है। और जो लकड़ी और कायर है इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नारियल के रेशे का यूज़ करके इसमें जो सिला गया है, सिलने की प्रक्रिया नारियल के रेशे से की गई है। और इसमें जो पाल है यह कपास की बनाई गई है। और इसको लॉन्च कहाँ से, गोवा से किया गया है, दीवार द्वीप से। अगर गोवा के बारे में ही आप फैक्ट देखते अन्य, तो गोवा यह पुर्तगालियों के अधिकार में था और पुर्तगालियों ने यहाँ पर 1961 तक जो है अधीन रहा है पुर्तगालियों के गोवा। और नीनो डी कुन्हा के द्वारा इसे राजधानी बनाया गया था गोवा को। 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत यहाँ से पुर्तगालियों को बाहर खदेड़ा जाता है। और 1987 में एक पूर्ण राज्य के रूप में भारत में शामिल होता है गोवा की अगर बात करें तो यहीं पर कौन सा सिग्मो उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो सिग्मो उत्सव का आयोजन गोवा में ही होता है। मांडवी और जुआरी नदियाँ कहाँ पर प्रवाहित होती है, तो मांडवी और जुआरी नदियाँ भी गोवा में प्रवाहित होती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो मांडवी और जुआरी नदियाँ है कहाँ पर प्रवाहित होती है, तो यह गोवा में प्रवाहित होती है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह उड़ीसा में प्रारंभ हुआ है, उड़ीसा के पुरी में। और कौन सा, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है इसके द्वारा जो इसका आयोजन किया गया, नेशनल समिट फॉर पब्लिक हेल्थ इसका 9वां क्रम है यह। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो इसका आयोजन कराया गया है। और अभी वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री है। और इसका होस्ट कौन था, तो पूरी उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ है। 28 फरवरी से 1 मार्च तक इसका आयोजन होना है। और अभी एक और उत्सव मनाया गया है, पूर्वोदय साहित्य उत्सव। पूर्वोदय साहित्य उत्सव कहाँ पर बनाया गया है, तो यह नॉर्थ ईस्ट इंडिया से संबंधित है। और कोलकाता है, जो कोलकाता पश्चिम बंगाल में पूर्वोदय साहित्य उत्सव का आयोजन हुआ है। एक और राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय बागवानी मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है। और जो नेशनल समिट फॉर पब्लिक हेल्थ है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है उड़ीसा के पुरी में।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 28 फरवरी को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और सीवी रमन है, सीवी रमन की याद में मनाते हैं। सीवी रमन की याद में, अर्थात इनका यहाँ ना तो जन्म हुआ था, जो सीवी रमन है उनको रमन प्रभाव के लिए 1930 में 28 फरवरी को नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में, इसलिए इस जो है दिवस को 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को। सीवी रमन को इस दिन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में, और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सेकंड भारतीय थे सीवी रमन जी, और इनसे पहले जो कौन प्राप्त कर चुके थे, तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने प्राप्त किया था। अगर बात करें 1987 में इसकी घोषणा होती है, किसकी, जो यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इसकी घोषणा कब होती है? 1986 में होती है। और इसकी शुरुआत कब होती है? पहली बार कब मनाया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को? तो 1987 से इसकी शुरुआत होती है। और इस बार की थीम क्या रखी गई है? तो विकसित भारत के लिए विज्ञान व नवाचार, विकसित भारत के लिए विज्ञान व नवाचार इसकी थीम रखी गई है। रमन प्रभाव क्या होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की जो प्रक्रिया होती है, या जो प्रकाश का फैलना या बिखरना होता है, उसे रमन प्रभाव कहा जाता है। इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। विधान चंद्र रॉय थे, इनकी याद में मनाया जाता है डॉक्टर डे। सीवी रमन, राजगोपालाचारी, वी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राधाकृष्णन, इन तीनों को पहली बार भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1954 में पहले जो व्यक्ति को उन्हें भारत रत्न प्राप्त करने वाले तो 3 व्यक्ति थे, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राधाकृष्णन जी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्टार्टअप इंडिया दिवस कब मनाया जाता है? स्टार्टअप इंडिया कब मनाया जाता है? स्टार्टअप इंडिया दिवस तो यह 16 जनवरी को मनाया जाता है, स्टार्टअप इंडिया डे। अगर बात करें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 मई को मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? 11 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार का संबंध किससे है? तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से संबंधित है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से संबंधित है जीव दया जो पुरस्कार है, प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार का। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, इसका गठन किस एक्ट के तहत होता है? तो जो 1960 का पशु क्रूरता निवारण एक्ट है, 1960 का पशु क्रूरता निवारण एक्ट, इसके तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना होती है। और प्राण पुरस्कार और जीव दया पुरस्कार इसके द्वारा अन्य संस्थाओं को और जो है व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया जाता है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा। और प्राण मित्र पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1966 से होती है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा। और जीव दया पुरस्कार की शुरुआत 2001 से होती है और ये कई संस्थाओं को और व्यक्तियों को दिया जाने वाला अवार्ड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 4000 वर्ष पुराने वुडन सर्कल की खोज कहाँ हुई है? तो वुडन सर्कल की खोज कहाँ पर हुई है? डेनमार्क में हुई है। और कितने साल पुराना है? 4000 वर्ष पुराना है। वुडन सर्कल 4000 साल पुराना है और डेनमार्क में इसकी खोज हुई है। और 30 मीटर व्यास वाला यह जो वुडन सर्कल है, यह लकड़ियों या जो है पत्थर के आसपास इस प्रकार का सर्कल है, 30 मीटर व्यास वाला। और इसको किसके समकालीन माना जा रहा है? तो ब्रिटेन में भी वुडन सर्कल जो है प्राप्त हुए हैं। तो इसको ब्रिटेन के जो वुडन सर्कल है इनके समकालीन माना जा रहा है। और इससे अनुमान लगाया गया है कि जो ब्रिटेन और डेनमार्क के व्यापारिक संबंध रहे हैं आज से 4000 साल पहले भी, अर्थात हो सकता है कि डेनमार्क के व्यापारी ब्रिटेन आए हो व्यापार करने और इस कला को सीखकर अपने यहाँ भी जो वुडन सर्कल है इसे बनाया हो। डेनमार्क के बारे में देखेंगे तो कोपेनहेगन इसकी राजधानी है और जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है जो कोपेनहेगन है। डेनमार्क के अधिकार में ही कौन सा है? तो ग्रीनलैंड इसके अधिकार में, जो कि सबसे बड़ा द्वीप भी है हमारा। अब हम आज के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। कल के प्रश्नों को मैं आज रिवाइज नहीं करा सकूँगा क्योंकि जिस मोबाइल में डाटा है और जिस मोबाइल से मैं देखकर रोज़ वीडियो को लिखता हूँ या उसे जो तैयार करता हूँ उसकी डिस्प्ले चली गई है आज जो है। कल थोड़ा सा हाथ से फिसल जाने के बाद उससे डिस्प्ले जो चली गई है तो उसकी डिस्प्ले पहले तो ठीक कराने पड़ेगी। फिर भी मैंने आपकी क्लास जैसे मोबाइल मांगकर उसको पूरा किया है। तो आज की क्लास को लेने में काफ़ी समस्याएं आई, मतलब मेरे को तैयार करने में। तो कल तक शायद उसका डिस्प्ले डलेगा, तो कल जो उसमें डाटा है वो फिर कल के प्रश्नों को मैं रिवाइज करा सकूंगा उससे, क्योंकि जितना भी डाटा मैंने रखा था क्वेश्चन का वो सब उसके अंदर था और उसकी डिस्प्ले चली गई है। तो आइए आज के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं और क्लास खत्म करते हैं। चर्चा में रहे नासा के पंच मिशन का संबंध किससे है? तो सूर्य से इसका संबंध है।
देश में शीशा रहित पेरोवस्काइट एलईडी कहाँ विकसित की गई है? तो हैदराबाद में इसके विकसित किया गया है। सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांता पांडे जी नियुक्त हुए हैं। केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो कहाँ पर किया गया है? सर्बानंद सोनोवाल जी द्वारा मुंबई में लॉन्च किया गया है। S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? यस बैंक है। पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च हुआ है? तो सिला हुआ जहाज यहाँ कहाँ पर? गोवा में लॉन्च किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो उड़ीसा पुरी में यह प्रारंभ हुआ है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। चर्चा में रहे प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार का संबंध किससे है? तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से इनका संबंध है। 4000 वर्ष पुरानी वुडन सर्कल की खोज कहाँ हुई है? तो डेनमार्क में अभी वुडन सर्कल की खोज हुई है 4000 साल पुरानी। धन्यवाद, जय हिंद। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करिएगा और अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।